हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम विधानसभा एवं विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जिसमें आपके लिए बस पहला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों व गैर राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या कितना निर्धारित है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 9 अक्टूबर को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किया गया था, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि क्या सभी पार्टियों के अपने स्टार प्रचारक होते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि स्टार प्रचारकों का जो लिस्ट है संबंधित पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के संबंध में कितने दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या निर्धारित है, और पूछा जा रहा है राजनीतिक और गैर राजनीतिक। तो अब ध्यान रखिए, राजनीतिक दलों को कितना 40, अपितु गैर राजनीतिक दलों को 20 स्टार प्रचारक का संख्या निर्धारित किया गया था आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कितने राजनीतिक पार्टियों को आपका 40 स्टार प्रचारक, जबकि गैर राजनीतिक दलों को कितना 20 स्टार प्रचारक रखने का अनुमति प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। लिखा है, सभी मतदान केंद्र में बुजुर्ग जनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु कौन तत्कालीन सहयोग हेतु उपस्थित होंगे। ये बोला जा रहा है कि जितने भी मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों में बुजुर्ग जनों और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु कौन यहाँ पर क्या उपस्थित होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्येक मतदान केंद्रों में आप ध्यान रखेंगे कितना टोटल छत्तीसगढ़ राज्य में 24,109 मतदान केंद्र निर्धारित था, और ध्यान रखेंगे इसे प्रत्येक मतदान केंद्र में एक मतदाता मित्र उपस्थित होंगे, जिनके द्वारा दिव्यांग और विकलांगों को सहायता प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। लिखा है, विधानसभा चुनाव में मतदान दिवस के दिन कितने प्रतिशत मतदान केंद्रों में लाइव वेब कास्टिंग कराया गया, अर्थात पूरे डिजिटली ऑनलाइन उसे आपका मेंशन किया गया था। ये बोला जा रहा है कितने। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा अक्टूबर में आपका प्रकाशित किया गया था निर्वाचक नामावली, जिसमें स्पष्ट मेंशन है, अगर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 24,109 मतदान केंद्र है तो इन सभी को मिलाकर 50% मतदान केंद्रों में 50% मतदान केंद्रों में लाइव वेबकास्टिंग कराया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस तथ्य को भी याद रखेंगे कितना 50%, और साथ में कुल आपका मतदान केंद्र को भी आप ध्यान रखेंगे। प्रथम चरण में भी याद रखेंगे और द्वितीय चरण को भी आप याद रखेंगे। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो 5,303 मतदान केंद्र 20 विधानसभा क्षेत्र के लिए, और द्वितीय की बात करें बस तो 18,806 मतदान केंद्र निर्धारित किया गया था। इस बात को भी आप करेंगे, ध्यान रखेंगे। और साथ में 50% मतदान केंद्रों में लाइव वेबकास्टिंग कराया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 3। विधानसभा के संदर्भ में परिणाम के भीतर कितने दिनों के भीतर अभ्यर्थी को अपने लेखे का विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि चुनाव परिणाम के पश्चात कितने दिनों के भीतर अभ्यर्थी को अपने लेखे का विवरण प्रस्तुत करना होगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर अभ्यर्थी चुनाव लड़ता है, हम जानते हैं उसे 40 लाख रुपए तक वो कर सकते हैं, आपका व्यय कर सकते हैं एक विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी के अभ्यर्थी के द्वारा 40 लाख रुपए। और क्या बोला जा रहा है कि चुनाव परिणाम के पश्चात अगर वो अभ्यर्थी करते हैं, अगर चुनाव को विजयी होते हैं उस चुनाव में, तो उन्हें ध्यान रखेंगे कि लेखे का विवरण प्रस्तुत करना होगा कितने दिनों के भीतर। तो सबसे पहली बात 30 दिन, मतलब चुनाव परिणाम के पश्चात 30 दिनों के भीतर आप ध्यान रखेंगे किसको, जिला निर्वाचन अधिकारी को, जिला निर्वाचन अधिकारी को वो करेंगे, सभी व्यय का ब्यौरा प्रदान करेंगे। वो भी कब,
30 दिनों के भीतर क्या 40 लाख निर्धारित होता है। ध्यान रखेंगे इस 40 लाख का ब्यौरा जो है विजयी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर किसे, जिला निर्वाचन अधिकारी को उन्हें देना होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा होगा विधानसभा के संदर्भ में व्यय लेखा जमा नहीं करने पर अभ्यर्थी को कितने साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अभी जस्ट हम बात किए हैं कि एक विधायक जो क्या मात्र जो है 40 लाख रुपए क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। कितने, 40 लाख रुपए। और 40 लाख रुपए खर्च करने के पश्चात क्या बोला जा रहा है, अगर वो उस चुनाव में क्या होता है आपका जीतते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, तो क्या 30 दिनों के अंतर्गत, 30 दिनों के अंतर्गत उन्हें क्या, हम भी जस्ट पढ़े क्या, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को उन्हें बताना होगा उस 40 लाख रुपए जब का राशि के बारे में। और क्वेश्चन में क्या, अगर नहीं करते हैं तो अगर वो अभ्यर्थी इस 30-40 लाख राशि का व्यय का अगर वो ब्यौरा नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा, देना होगा जिला निर्वाचन अधिकारी को। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं या उसे वो सही तरीके से आपका नहीं समझा पाते हैं तो क्या होगा, उसे ध्यान रखना इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसे क्या 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया सकता है। 3 साल के लिए उसे क्या कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इसे ध्यान रखेंगे उनकी सदस्यता और साथ में उन्हें 3 साल के लिए चुनाव जो है लड़ने क्या कर सकते हैं, वो अयोग्य घोषित कर सकते हैं। मैं पुनः रिपीट कर दूं कि 40 लाख रुपए की आपका व्यय राशि है, उसे क्या विजयी होने के पश्चात 30 दिन के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी को बताना होगा। और ऐसा करने में अगर वो सक्षम नहीं होते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन को ऐसा पावर है कि वो 3 साल के लिए उसे साथ में सदस्यता के साथ उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा है तृतीय मंत्रिपरिषद की बैठक में, तृतीय मंत्रिपरिषद की बैठक में कितने राशन कार्ड धारी को 5 वर्ष तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद, तृतीय मंत्रिपरिषद बैठक, तो ध्यान रखेंगे अभी जो आपका 3 बार मंत्रिपरिषद का बैठक हो चुका है। मैं पुनः बता दूं कि 13 को एक मुख्यमंत्री और 2 जो है उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे पहली बात क्या, 14 को यहां पर क्या है मंत्रिपरिषद का पहला बैठक, 15 को द्वितीय बैठक मंत्रिपरिषद का। और अभी आप ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में कब, 3 जनवरी 2024 को क्या हुआ है, मंत्रिपरिषद का तृतीय बैठक, मंत्रिपरिषद का तृतीय बैठक। और हम जानते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूरे भारतवर्ष में 2013 से लागू है। और उनके अंतर्गत अगर हम राज्य की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल कितना अभी वर्तमान में 67,92,153 जो है राशन कार्ड धारियों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितने 67,92,103 राशन कार्ड धारियों को क्या छत्तीसगढ़ पोषण एवं जो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आगामी जो है 5 वर्ष तक, अर्थात ध्यान रखेंगे जनवरी 2024 से आगामी जो है आपका 5 वर्ष तक निःशुल्क चावल वितरण किया जाएगा, निःशुल्क चावल वितरण किया जाएगा। और यह निर्णय किसमें, तृतीय जो है मंत्रिपरिषद के बैठक में लिया जा चुका है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जितने जो है कार्ड धारी का क्या लिस्ट में नाम है, उनमें देखेंगे 67,92,153। और सबसे मुख्य बात क्या, अंत्योदय और प्राथमिक जो है सभी जो है कार्ड धारियों को छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत, जो पूरे भारतवर्ष में पहला राज्य था जिन्होंने क्या किया था, लागू किया था, उनके अंतर्गत क्या इस मंत्रिपरिषद की तृतीय बैठक में यह फैसला लिया गया है कि इन सभी को निःशुल्क चावल आगामी 5 वर्ष तक
जनवरी 2024 से वितरण किया जाएगा। इस बात को अब क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा है क्या, आगामी गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की किस झांकी का चयन किया गया है। आप ध्यान रखेंगे क्या कि इस बार जो है गणतंत्र दिवस में भारत सरकार की थीम है क्या, भारत लोकतंत्र की जननी। क्लियर है, भारत लोकतंत्र की जननी। इस बार ये भारत सरकार का ये क्या है, थीम है, भारत लोकतंत्र की क्या, जननी। इन्हीं जो है के आधारों पर क्या, भारत के जब का 28 जो है राज्यों में से छत्तीसगढ़ राज्य के आपका 16 जो है राज्यों को इस झांकी के लिए आपका चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से क्या, बस्तर जो है जातियों का संसद मुरिया दरबार। क्लियर है, मुरिया दरबार को इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के परेड में उसे शामिल किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के परेड में भारत लोकतंत्र की जननी, इस उद्देश्य को लेकर मुरिया दरबार गणतंत्र दिवस में परेड जो है करने वाला है। क्लियर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मुरिया दरबार को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सक्षम ऐप क्या है। आप ध्यान रखेंगे, सक्षम ऐप क्या है। इसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपका तैयार किया गया है। और ध्यान रखेंगे ये क्या, एंड्रॉइड और साथ में क्या आपका iOS, ये दोनों के लिए क्या आपका ये लागू होगा। कौन सा, सक्षम जब का ऐप क्या है, तो किसके लिए, एंड्रॉइड और iOS के लिए, दोनों के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया है। मैं बता दूं यहां पर क्या, तो ये किसी अक्षम के लिए, अर्थात भारत का अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो राज्य का कोई भी जो नागरिक जो क्या अपनी विकलांगता बताने के लिए इस ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। और साथ में अगर कोई भी आपका विकलांग मतदाता है तो वो चाहे तो उस ऐप के माध्यम से, इस मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वो अपने वोट देने के लिए व्हील चेयर का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दो बात इस सक्षम ऐप के माध्यम से, दो बात आप ध्यान रखेंगे। पहला क्या, अपनी जो है विकलांगता जो है क्या, विकलांगता बताने के लिए इस ऐप का जो है प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई विकलांग मतदाता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस जो है कमीशन से क्या कर सकते हैं, वो वोट देने के लिए क्या व्हील चेयर का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से कितने घंटे दिन पूर्व की अवधि के दौरान क्या लिखा है, कोई सभा आयोजित नहीं की जा सकती। क्या लिखा है, मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से कितने घंटे दिन, मतलब जिस दिन मतदान होगा और मतदान का जो समय है, ऐसा मान के चलिए लगभग 7 या सायंकाल 8 बजे हम लेकर चलते हैं। उस 8 बजे से लेकर पूर्व जो है 48 घंटे तक कोई भी जो है राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल किसी प्रकार का कोई सभा आयोजित वो नहीं कर सकते। तो यह पास आंसर क्या होगा, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो मतदान का जो दिन है और मतदान का दिन का जो अंतिम सायंकाल या रात्रि काल का जो अंतिम समय होगा, जो निर्धारित होता है, उसके पूर्व 48 घंटे तक किसी प्रकार का कोई सभा जो है आपका आयोजित नहीं कर सकते। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, इसी के साथ में ध्यान रखेंगे। और एक और ठीक है, दूसरी बात लास्ट रखेंगे आप लोग, 3 बात याद रखेंगे। और क्या था, 24 घंटे, 3 मुख्य बातें और आप याद रख लेंगे। 24 घंटे, एक आपका 48 घंटे, और लास्ट में पास क्या आपका 72 जो क्या हमारा आपका घंटे है। अभी जस्ट हम बात किए हैं कि मतदान का जो आपका लास्ट जो आपका मतदान जिस दिन करते हैं, उस मतदान के अंतिम समय तक, उसके पूर्व जो अगर हम बात करें तो 48 घंटे तक क्या कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से कोई सभा आयोजित नहीं कर सकते। इसके अलावा इन 3 जो है समय को भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, हम सभी जानते हैं कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका था तत्काल प्रभाव से। अब इन 3 बातों को ध्यान रखेंगे।
उसके पश्चात जो है कम से कम 3 मूल बातें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है 24 घंटा। तो यहां पर क्या रहेगा? पहला यहां पर रहेगा शासकीय संपत्ति। पहली बात शासकीय संपत्ति, शासकीय संपत्ति। दूसरी बात सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति। और तीसरी बात निजी संपत्ति, निजी संपत्ति। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। इन तीन बात को 24 घंटा, 48 घंटा और साथ में 72 घंटे। मैं कहना यह चाह रहा हूं, आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात ध्यान रखेंगे, जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, आपका जितना भी आपका परिसर है, इन सभी में जितने भी क्या आपका अनाधिकृत राजनीतिक जो पार्टियों का जो प्रचार होता है, बैनर्स हो गया है, साथ में आपका डिजिटल जो प्रचार है, इन सभी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है 24 घंटों के भीतर, अर्थात 1 दिनों के भीतर। कब? आचार संहिता लागू होने के पश्चात। कब की बात? शासकीय संपत्ति अर्थात शासकीय कार्यालय और परिसर से। दूसरी बात 48 घंटा सार्वजनिक संपत्ति, बस स्टैंड, नगर निगम, रेलवे, ठीक है, आपका हवाई जहाज, आपका एयरपोर्ट, इन सभी की बात कर रहे हैं। रेलवे, बस स्टैंड, नगर निगम, आपका एयरपोर्ट, इन सभी जो स्थलों से 48 घंटे के भीतर उन सभी जो क्या अनधिकृत राजनीतिक प्रचारों को या क्या आपका रोका जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। शासकीय संपत्ति के लिए 24 घंटा, सार्वजनिक संपत्ति के लिए 48 घंटा। और तीसरी बात यहां पर क्या? निजी संपत्ति। निजी संपत्ति के यहां पर क्या? 3 दिन अर्थात 72 घंटे, आचार संहिता के 3 दिनों के भीतर। आप ध्यान रखेंगे, इनको स्वयं राजनीतिक पार्टियां या किसी और माध्यम से हटाया जाता है। लेकिन जो 72 घंटे निजी संपत्ति की बात है, अगर कोई भी जब कर लोकल अदालत में, किसी भी लोकल अदालत के द्वारा अगर जनता को जागरूक करने के लिए कोई निर्देश दिया जाता है और ऐसा कोई भी प्रचार किया जाता है, तो उन प्रचारों को लोक अदालत या फिर क्या किसी जो है निधि के माध्यम से आपस क्या करेंगे, कोई प्रचार के लिए या जनता को जागरूक करने के लिए जो निर्देश दिया जाता है, उन्हें मात्र चुनाव आयोग के द्वारा 3 दिनों के भीतर उसे हटाना अनिवार्य होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसे स्वयं जो पार्टी या किसी और माध्यम से हटाया जाता है, शासकीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को। लेकिन हम निजी संपत्ति की बात करिए, कौन करता है इसे? मात्र कौन करेगा? चुनाव आयोग के द्वारा इसे हटाया जाता है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा किए हैं। आप सभी का धन्यवाद।